Hello learners, welcome back to my YouTube video Teaching Diaries by हरलीन कौर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कारक करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखिएगा। सो नाउ लेट्स गेट इन द वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि कारक क्या होते हैं। तो इधर देखिए, कारक जो है ना, क्रिया से मिलकर शब्द बनाए जिसका अर्थ होता है करना। यानी कि जो क्रिया है ना, ये जो वर्ड है इसका अर्थ होता है करना। इसी को कारक कहा जाता है। वाक्य में क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है आपके पास, और उसमें जिस भी शब्द का संबंध बिल्कुल क्रिया के साथ में लगा होगा ना, जो शब्द को क्या कहेंगे हम, कारक कहेंगे। वाक्य में चाहे आपको संज्ञा दी गई हो, सर्वनाम दियो, कुछ भी दियो, संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो बिल्कुल शब्द लगे होते हैं और जो मतलब संबंध बताते हैं ना कि सेंटेंस का कर्ता के साथ, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाए जाते हैं, वो कहलाए जाते हैं कारक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो कारक का दूसरा नाम है वो है परसर्ग। कारक को, हाँ जी, परसर्ग भी कहा जाता है। हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। संस्कृत में कारक की संख्या होती है 6। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी में तो 8 संख्या है कारकों की, लेकिन संस्कृत में 6। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि संस्कृत के अंदर 2 कारक होते हैं। एक का नाम है संबोधन और दूसरे का नाम है संबंध। ये 2 कारक है ना, संस्कृत में इनको मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी संस्कृत में इनको नहीं गिना जाता है, इसलिए संस्कृत में संख्या हो गई इनकी 6। अब देखिए, कारक की जो विभक्तियां है उसकी कुल संख्या है 7। कर्ता और संबोधन दोनों के साथ प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। याद रखिएगा, कर्ता और संबोधन के साथ कौन सी विभक्ति का इस्तेमाल किया जाता है? तो दैट इज प्रथमा विभक्ति। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा रिमाइंड करके, ताकि अच्छे से लर्न हो जाए हमको ये कि कारक जो है वो क्रिया से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता था करना। वाक्य में क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो वो भी कारक होते हैं। वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो भी शब्द संबंध बताते हैं वो भी कारक होते हैं। कारक का दूसरा नाम है परसर्ग, हमने पढ़ लिया है ये। हिंदी में कारकों की संख्या होगी 8, संस्कृत में होगी 6, क्योंकि संस्कृत में संबोधन और संबंध कारक नहीं होता। कारक की कुल विभक्तियां थी 7, और कर्ता और संबोधन दोनों में कौन सी विभक्ति लगती है दोस्तों? लगती है प्रथमा विभक्ति। अब नीचे चल के देखते हैं हम कि इधर देखिए, इधर ना मैंने एक चार्ट पेस्ट किया है जिसमें आपको ना सारे कारकों के चिन्ह और उसके अर्थ दिख जाएंगे। एक दो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ताकि आपको फ्यूचर के लिए सेव रहे ये। कर्ता के साथ कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। कहते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, मतलब ऐसे करके बचपन में हम लोग याद किया करते थे, पर अब हम बड़े हो चुके हैं तो इसलिए अब हमें रट्टा नहीं मारना, इसको समझना है। एक बार ना आप इन सब पे नजर डाल लीजिएगा, एक एक करके ना मैं आपको आगे बताने ही वाली हूँ वैसे तो इनके बारे में। तो आगे चलते हैं। पहला जो कारक है वो है कर्ता कारक। देखिए, संज्ञा या फिर सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो शब्द होते हैं और वो हमें क्रिया करने वाले का पता बताते हैं, तो वो कौन से कारक होगी? वो होगी कर्ता कारक। देखिए, जो किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो। कर्ता कारक जो होते हैं ना, वो किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, और इन पर किसी भी तरह का बोझ नहीं होता। जिसके द्वारा कार्य का संपादित किया जाए वो भी कर्ता कारक हो गए, है ना। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जो भी व्यक्ति क्रिया को करेगा वो क्या कहलाएगा? कर्ता। एग्जाम्पल की बदौलत से हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए, यहाँ पर है राम स्कूल जाता है। राम क्या करता है? स्कूल जाता है। पहले उदाहरण में राम स्कूल जाता है में देखिए, जिसका लिंग है ना राम का, कि इसी के आधार पर दिया गया जाता है। राम क्या करता है? स्कूल जाता है। तो कर्ता क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है यहाँ पर, तो इसलिए कर्ता कारक हो गए, क्योंकि इसमें राम पर यानी कर्ता पर ज्यादा जोर दिया गया है। पक्षी, पक्षी क्या है? पक्षी बहुवचन है, इसलिए बहुवचन के लिए आंसर में लास्ट में भी उड़ते हैं यूज किया गया है ना, बहुवचन वाला शब्द यूज किया गया है। देखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। पक्षी पर ज्यादा जोर दिया गया है, कर्ते पर ज्यादा जोर है, तो ये क्या हो गया? कर्ता कारक। वह खेलने जा रहा है, यहाँ पे ये तो नहीं बताया कि कौन है, ही है, शी है ना, लड़का है, लड़की है, बस इधर लिख दिया वह खेलने जा रहा है। लेकिन जो भी है उसकी संख्या 1 है, इसलिए यहाँ पे लिखा है वह खेलने जा रहा है, ना कि जा रहे हैं। लिंग है तो लिंग के आधार पर क्रिया बताई गई है।
बहुवचन है तो उसके आधार पर बताई गई है। मोहन कार चला रहा है, मोहन क्या कर रहा है, कार चला रहा है, तो ये भी क्या हो गई, ये भी क्या हो गए, कर्ता कारक हो गए। ये सब थे कर्ता कारक एग्जाम्पल, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। हमारा दूसरा कारक है कर्म कारक। इसकी विभक्ति जो होती है ना वो को होती है। इसमें क्या होता है कि को का इस्तेमाल किया जाता है इसके वाक्यों में। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह क्या कहलाती है, कर्म कारक कहलाता है। देखिए कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो क्या कहलाती है, कर्म कारक कहलाती है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। दोस्तों ये याद, हमारे पास दो काम एक साथ है, तो इन दो कामों में से जो जिस कार्य को टारगेट करके हम अपना उद्देश्य पूरा करते हैं तो वो ही हमारा कर्म कहलाएगा। जिस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने दूसरा काम भी किया है, पहले कार्य को कंप्लीट करने के लिए हमने दूसरा काम किया है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, पहला काम कर्म कारक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा है रामा ने पुस्तक पढ़ी। देखिए जो पहला शब्द होता है सबको पता है कि ये कर्ता होता है। जब हमने कर्ता कारक करा था तो हमने देखा था कि कर्ता के हिसाब से ना वचन की बदली की गई थी, लेकिन यहाँ पर अब देखिए वचन के हिसाब से नहीं, क्योंकि कर्म कारक है। तो यहाँ पे रामा ने क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। तो अब देखिए पुस्तक पे ज्यादा जोर है, पहली बात किस पे जोर है, पुस्तक पर ज्यादा जोर है, और पुस्तक के हिसाब से यहाँ पे अब वचन बदलेगा। ठीक है, रामा ने पुस्तक पढ़ी, यानी कि कर्ता की आड़ में क्रिया जो है वो ज्यादा प्रभावित होगी। रीटा ने खाना खाया, किसने खाया, रीटा ने। रीटा देखिए है तो लड़की, लेकिन यहाँ पे जो वचन है ना ये सिर्फ सिर्फ कर्म के आधार पर बदला गया है। खाना क्या है, एक कह सकते हैं पुल्लिंग शब्द है, तो इसके साथ पुल्लिंग वाला संकेत का इस्तेमाल किया गया है। मोहन आम खा रहा था, मोहन क्या खा रहा था, आम। यहाँ पे मोहन से ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो क्या कर रहा था, जबकि यहाँ पर जो डिसाइड हुआ है ना कि मोहन आम खा रहा था, हमें वचन जो डिसाइड हुआ है वो आम के आधार पर डिसाइड हुआ है। किसके आधार पर डिसाइड हुआ है, आम के आधार पर। कर्म होता है ना, ये जो कर्म वाच्य होता है इसमें क्रिया पर ज्यादा फोकस किया जाता है और उसके आधार पर वचन की बदली की जाती है। अब देखिए यहाँ पे आ चुका है करण कारक के बारे में। वह साधन जिससे क्रिया होती है, क्या होती है, क्रिया होती है, वह क्या कहलाया जाता है, वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कारण कहलाता है। ठीक है, करण कारण कारक कहलाता है, यानी कि जिसकी सहायता से हम किसी भी काम को अंजाम देते हैं वह करण कारक कहलाता है। यहाँ पर कुछ करण कारण के उदाहरण दे रखे हैं। बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, गाड़ियों से खेल रहे हैं। इस अंजाम किससे दिया गया, गाड़ियों से दिया गया इसको, है ना। अभी हमने पढ़ा था कि हम हेल्प करते हैं, मतलब बच्चे जो किससे खेल रहे हैं, वो गाड़ियों से खेल रहे हैं, तो से किसके लिए आ गया, यहाँ पे गाड़ियों के लिए आ गया, तो ये करण कारण हो गया। अब देखिए पत्र को कलम से लिखा गया है, पत्र को किसकी हेल्प से लिखा गया है, कलम की हेल्प से लिखा गया है, तो ये कौन सा कारक हो गया, करण कारक। राम ने रावण को बाण से मारा, देखिए यहाँ पे भी हेल्प की गई है ना, यहाँ पे भी सहायता दी गई है, अंजाम दिया गया है। बाण से किसको मारा, रावण को मारा गया। ठीक है जी। अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है, अमित सारी किससे जानकारी लेता है, वो लेता है पुस्तकों से जानकारी। जब हम किसी न किसी चीज की हेल्प लेंगे, किसी भी अपने वाक्य को पूरा करने के लिए हमें किसी भी शब्द या क्रिया के साथ जब हमें मदद देनी पड़ेगी, तो हमारा क्या कौन सा कारक हो जाएगा, वो हो जाएगा करण कारक। अब हमारा चौथा कारक आता है संप्रदान कारक। इसके नाम से पता चल रहा है, संप्रदान का मतलब होता है देना, राइट। संप्रदान का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी से कुछ लिया जाए तो वो क्या कहलाता है, संप्रदान, यानी कि आदान प्रदान करने की क्रिया को क्या कहते हैं, संप्रदान। देखिए संप्रदान का जो विभक्ति चिन्ह है ना, ये लिए या फिर को हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि हमें अच्छे समझ आ पाए। मेरे लिए खाना लेकर आओ, क्या लेकर आओ, खाना। मेरे लिए खाना लेकर आओ, इसमें क्या किया गया, कुछ ना कुछ प्रदान किया गया। खाना लेके आएगा उसको देगा तो प्रदान हो जाएगा ना वो। माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, माता ने क्या प्रदान किया, इसमें दूध दिया, तो ये कौन सा कारक हो गया, ये हो गया संप्रदान। विकास ने तुषार को गाड़ी दी, देखिए विकास जो था उसने तुषार को क्या दे दिया, दे दिया गाड़ी दे दी, तो ये कौन सा कारक हो गया, ये हो गया संप्रदान, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ प्रदान किया गया। मैं हिमालय को जा रहा हूँ, इसमें भी संप्रदान कारक। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है, इसमें भी कुछ ना कुछ दिया या फिर लिया गया है, उपहार दिया है ना, तो ये हो गया संप्रदान कारक। साहिल ब्रह्मांड को दान देता है, साहिल भी देखिए कुछ ना कुछ दे रहा है, गिव कर रहा है,
वह मेरे लिए चाय बना रहा है, वो उसके लिए क्या बना रहा है, चाय बना रहा है, तो बना के देगा ना। तो देखिए गिव या फिर टेक, गिव या फिर टेक, लेना या फिर देना की स्थिति में संप्रदान कारक को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही आसान कारक होता है ये। अब हमारा पांचवा कारक अपादन कारक, ये जो होते हैं बहुत आसान कारक होते हैं। इसका मतलब होता है अलगाव, यानी चीजों को अलग कर देना। देखिए जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं को अलग होने का बोध होता हो, यानी संज्ञा या सर्वनाम किसी भी चीज को अगर अलग कर रही हो, है ना, अपने से दूर कर रही हो, अलग कर रही हो, तो क्या होता है, वो अपादान कारक होता है। अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह होता है। जैसे कि सब कारकों का विभक्ति चिन्ह है, वैसे अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह होता है। से जो है ना, वो इस कारक का विभक्ति चिन्ह। देखेंगे कि से जो था भाई, वो तो करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह था और ये अपादान का भी विभक्ति चिन्ह है ना। यस, से जो होता है ना, वो अपादान का और करण कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह होता है। लेकिन यहाँ पर ना अपादान कारक में वहां इसका मतलब साधन से होता है वहां पर, यानी कि करण कारक में साधन के साथ इस्तेमाल होता है से। लेकिन यहाँ पर यानी कि अपादान कारक में ना किसी भी चीज को अलग करना हो या फिर अलग से देखना हो, तो उसके लिए अपादान कारक में से का इस्तेमाल किया जाता है। अब इधर कुछ उदाहरण देखते हैं जिसकी वजह से हमें अच्छे से समझ आएगा। मुझे भालू से डर लगता है। क्या लगता है, डर लगता है। देखिए इसमें भालू से डर लग रहा है तो भालू के निकट तो नहीं जाएगा, ये पता चल रहा है दूर की स्थिति है ना। भालू से डर लग रहा है तो उससे वो दूर जाएगा। जो भी व्यक्ति कह रहा है, ये स्टेटमेंट दे रहा है, तो व्यक्ति डर के कारण दूर जाएगा। तो ये क्या हो गया, अलग हो गया कुछ, है ना, कुछ अलग, कुछ अलगाव की स्थिति पैदा हो गई। तो ये हो गया अपादान कारक। सुरेश छत से गिर गया। सुरेश कहाँ से गिर गया, छत से गिर गया, अलग हो गया, तो ये हो गया अपादान कारक। सांप बिल से बाहर निकला। सांप कहाँ से निकला, बिल से। पहले बिल के अंदर था, अब वो बाहर निकल गया, तो इसमें अब बिल से अलग हो गया, वो डिटैच हो गया। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। पृथ्वी जो है वो सूर्य से बहुत दूर है। पृथ्वी एरी और सूर्य घेरा, तो ये दोनों बहुत दूर है, अलग एक दूसरे से, तो ये भी क्या हो गया, अपादान कारक। आसमान से बिजली गिरी। अब जब देखिए आसमान से बिजली गिरेगी जमीन पर, तो क्या होगा, जमीन से आसमान के बीच में जो रेशो होगा ये अलग हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गए, अपादान कारक। दोस्तों छठवें कारक में देखिए वो ये है संबंध कारक। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि जो कि है किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है, यानी कि संबंध कारक जो होगा ना, वो वस्तुओं के बीच में संबंध बताएगा हमको। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में संबंध का बोध कराता है, वही संबंध कारक कहलाता है। बहुत आसान है ये संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम के बीच में या फिर किसी भी चीज के बीच में जब हमें ये बोध करवाएगा ना, संबंध स्थापित करेगा, तो ये संबंध कारक कहलाएगा। संबंध कारक की विभक्तियां काफी सारी होती हैं, देख लीजिए, का, के, की, ना, ने, नो, रा, रे, री, है ना। चलो ये तो बोलने के लिए हो गया, पर जब हम समझेंगे ना तो फिर हम इसके अंडरस्टैंड कर पाएंगे। संबंध कारक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वह राम का बेटा है। वह किसका बेटा है, राम का बेटा है, तो इनके बीच में भी संबंध स्थापित हुआ, तो संबंध कारक का उदाहरण हो गया। यह है सुरेश की बहन है। किसकी बहन है, सुरेश की, रिलेशन आ गया बहन भाई का, तो ये भी हो गया संबंध कारक। बच्चे का सिर दुख रहा है। बच्चे का सिर क्या कर रहा है, दुख रहा है। सिर के बीच में और बच्चे के बीच में संबंध है कि बच्चे का सिर है वो दुख रहा है, तो ये भी संबंध कारक हो गया, संबंध है। ये सुनील की किताब है। किसकी किताब है, सुनील की, तो इनके बीच में भी संबंध यानी रिलेशन बन गया। गाइस रिलेशन जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है संबंध कारक में, तो आप अच्छे से समझ लीजिए इस चीज को, रटने की जरूरत नहीं है। यह नरेश का भाई है। किसका भाई है, नरेश का। सीतापुर मोहन का गांव है, यानी सीतापुर का मोहन का संबंध किससे हुआ, सीतापुर से, जो कि मोहन का गांव है। यह गाड़ी विकास की है। गाड़ी किसकी है, विकास की, तो ये दो लोग क्या हो गया, आपस में संबंध बन गया, तो ये हो गया संबंध कारक। सातवां कारक है हमारे सामने अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का अर्थ होता है आश्रय, यानी आश्रित होना। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। आसान भाषा में बोलूं तो कि जिस शब्द से क्रिया के होने का स्थान काल का पता चले, उसे अधिकरण कहते हैं। क्या क्या पता चले, क्रिया के होने का स्थान या फिर काल, इन दोनों का पता चले ना, तो वो कारक क्या होता है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्तियां क्या होती है, एक तो में होती है और एक पर होता है। इसकी देखिए, इसकी भी और भी वाइडर मीनिंग है, जैसे कि भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि, इन सब शब्दों का इस्तेमाल भी अधिकरण कारक में किया जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिससे ये कंसेप्ट हमारे माइंड में क्लियर हो जाए। मछली पानी में रहती है। मछली किसके अंदर रहती है, पानी के अंदर रहती है ना, उसके भीतर रहती है, तो ये क्या हो गया, अधिकरण हो गया, क्योंकि इस मछली ने पानी का आश्रय ले लिया ना।
महल में 2 दीपक जल रहे हैं होने चाहिए इसको, है ना। महल में कितने दीपक जल रहे हैं? 2। महल के अंदर, है ना, भीतर हो गया तो ये भी अधिकरण कारक। मुझ में बहुत कम शक्ति है, व्यक्ति के अंदर, अंदर हो गया, अधिकरण हो गया। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। रोज सुबह कहाँ जाता है, किसके किनारे जाता है? गंगा किनारे जाता है, तो ये भी अधिकरण कारक का उदाहरण हो गया। वह पहाड़ों के बीच में रहता है। कहाँ पे रहता है? बीच में, भीतर रह रहा है ना, तो अधिकरण कारक हो गया। मनु कमरे के अंदर है। कहाँ पे है? कमरे के अंदर, तो ये भी हो गया। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। कहाँ हुआ? किसके भीतर हुआ? कुरुक्षेत्र के भीतर हुआ, तो ये भी अधिकरण कारक का उदाहरण हो गया। देखिए, फ्रिज में आम रखा हुआ है। किसके अंदर आम रखा हुआ है? फ्रिज में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भीतर का इस्तेमाल हो रहा है ना, भीतर हो रहा है, अंदर हो रहा है। बेसिकली चीजों के ना हमें पता चल रही है कि चीजें जो है वो एक के अंदर एक समाहित है। मछली पानी में रहती है, तो मछली कहाँ रहती है? पानी के अंदर रहती है, तो इसी को कहा जाता है अधिकरण कारक, क्योंकि अधिकार कर रही है मछली पानी के ऊपर। हमारा 8वां कारक है संबोधन कारक। बहुत ही इजी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी वस्तु को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, ये संबोधन कारक कहलाते हैं। जब हम किसी को बुलाते हैं, किसी की पहचान करने के लिए, चाहे किसी भी रूप में, किसी को बुलाने के लिए हम वर्ड्स बुलाए, पुकारने के लिए हम किसी को बुलाए, या किसी से बात करने के लिए किसी को बुलाए, तो वो सब किसी को संबोधन करना हो गया, तो इसलिए कहा जाता है कि ये क्या है? संबोधक कारक। देखिए, संबोधक कारक की पहचान करने के लिए ना यह चिन्ह लगाया जाता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं ना इसको, ये लगाया जाता है। संबोधन कारक में आते हैं अरे, हे, अजी, ये सब विभक्तियां किसकी है? संबोधन कारक की विभक्तियां हैं। उदाहरण के माध्यम से हमें इसके कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे समझने में मदद मिलेगी। ये बात याद रखिएगा, संबोधन कारक में ना ये वाला मार्क जरूर होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर होता है। अरे रमेश, तुम यहाँ कैसे? अजी, सुनते हो क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क में आने यानी कि संबोधन कारक। अरे राम, बहुत बुरा हुआ। देखिए इसमें भी क्या, और एक्सक्लेमेशन मार्क। अरे भाई, तुम तो बहुत दिनों में आए हो। अरे बच्चों, शोर मत करो। हे ईश्वर, इन सभी नादानों की रक्षा करना। अरे, यह इतना बड़ा हो गया। देखिए गाइस, इसमें क्या है? संबोधन किया गया, हम व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को संबोधन किया, पहले व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को संबोधन किया गया है और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया। तो ये जो विभक्तियां है ना, ये संबोधन कारक को पहचानने की निशानियां हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद है आपको सारे कारक समझ आ गए होंगे, और इन्हीं कारकों का शॉर्ट्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगी, आपको देखना हो तो। अदरवाइज आप कल की जो वीडियो होगी, इन कारक से जुड़े एमसीक्यू की वीडियो होगी। कल का सेशन बिल्कुल मिस मत करिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। So, दोस्तों, इसी के साथ वीडियो होती है खत्म। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।